हेलो एवरीवन। तो कल हम इनहेरिटेंस देख रहे थे। इनहेरिटेंस क्या होता है, विजिबिलिटी मोड्स कैसे होती है, और तीन तरह से बेसिकली हम इनहेरिट करते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तीन तरीके से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि प्राइवेट मेंबर्स जो है वो इनहेरिट नहीं होते हैं, और जब भी आप प्राइवेट, अगर आप इनहेरिट करते हो, बेसिकली आप प्रोटेक्शन इंक्रीज ही कर सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्शन लेवल को डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट को इनहेरिट करोगे, गुड मॉर्निंग अमन, ठीक है, तो अगर बेस क्लास में, ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई प्राइवेट मेंबर है तो वो इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपने प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करा है तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड यूज करा है तो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, पब्लिक भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने विजिबिलिटी मोड पब्लिक यूज करा है तो प्रोटेक्टेड पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक ही रहेगा, और प्राइवेट इनहेरिट होते नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से इस बारे में सोचा होगा, समझा होगा, एक दो बार रिवाइज किया होगा, तो आपको क्लियर हो चुकी होगी चीजें। अभी देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, या पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पहले देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, इनहेरिटेंस inheritance facilitates reusability, thereby saving time देखो, अगर कोई पूछे इनहेरिटेंस होता क्या है, तो ये जो है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे इनहेरिटेंस होता क्या है, तो इनहेरिटेंस ये होता है बेसिकली, है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है, फैसिलिटेट करता है रीयूजेबिलिटी को, मतलब कोड को रीयूज करना। ठीक है, कोड को रीयूज करना वो होता है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, देयर बाय सेविंग टाइम, मनी एंड एनर्जी। अब आप किसी चीज को रीयूज कर रहे हो, जो पहले से बनी हुई है उसी को ही काम में ले रहे हो। जैसे कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास, सी प्लस प्लस में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, और उन फंक्शन को हम यूज में ले रहे हैं, रीयूज में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें वो फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है ना। वो फंक्शन पहले से बने हुए हैं और उन्हीं फंक्शन को हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, मतलब रीयूजेबिलिटी है ना, कि जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं उन फंक्शन को हम यूज में ले रहे हैं, हम अपना कोई फंक्शन नहीं बना रहे अलग से। सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर पहले से बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, उन फंक्शन को हम यूज में ले रहे हैं। जैसे कि हमारा स्कैनएफ हो गया, प्रिंट एफ हो गया, है ना, ये क्या फंक्शन ही तो है, स्कैनएफ है या प्रिंट एफ है ना, ये सारे फंक्शन ही होते हैं ना। और जैसे सॉर्टिंग का एक फंक्शन होता है, सॉर्ट एक फंक्शन होता है ना, सॉर्ट करना बेसिकली नंबर्स को ना। ये चैप्टर तो हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है ना, सिलेबस में है नहीं है, लेकिन सॉर्टिंग तो पता होना चाहिए क्या होता है। सॉर्टिंग करना ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या कोई और भी तरह का ऑर्डर। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब किसी ऑर्डर में उनको जमाना। ठीक है, और वो ऑर्डर इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, या और कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, सी प्लस प्लस में फंक्शंस बने होते हैं, जैसे सॉर्टिंग एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि SQRT का भी फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन। तो ये क्या फंक्शन पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो जरूरी नहीं है आप अपना कोई सा फंक्शन बनाओ, आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये तो हो गया रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अब आप किसी भी चीज को रीयूज कर रहे हो, मतलब पहले से बनी हुई है, या फिर आपने चलो एक बार बना ली उस चीज को और उसी चीज को बार बार यूज करते चले जा रहे हो, है ना। एक बार बना के रख दी, अब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी चीज को, जैसे आपने कहीं पर एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम बना लिया, है ना,
और अगर आपको कभी फ्यूचर में भी जरूरत पड़ी तो आप उसी प्रोग्राम को यूज में ले रहे हो, नया अपना प्रोग्राम नहीं बना रहे, मतलब एक ही चीज को बार बार रीयूज कर रहे हो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में भी क्या होता है कि हम एक ही चीज को बार बार यूज करते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे, अभी बताएंगे एक एग्जांपल से आपको कि बेसिकली इनहेरिटेंस एक्चुअल में कहाँ यूज होता है और इसकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में भी क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी होती है कि आप सेम ही चीज, मतलब कि पेरेंट क्लास के अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है उसको बेस क्लास में आप यूज कर रहे हो, बेस क्लास में दोबारा से वो चीज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पेरेंट क्लास में कोई चीज आपने बना रखी है, बेस क्लास में उसको यूज कर रहे हो, पेरेंट क्लास की जो चीज आपने बना रखी है उसको बेस क्लास में दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट में बनी हुई है वहीं से आपने यूज में ले ली। ठीक है, तो इसका मतलब तो हो जाता है रीयूजेबिलिटी। अब जब आप किसी चीज को रीयूज करते हो तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, है ना। तो इसीलिए अब देखो कि एक्चुअल में कैसे होता है इनहेरिटेंस। जैसे कि आपने कार बनाई है ना, कार एक क्लास है ना, कार आपने एक क्लास बनाई है। ठीक है, ये कार एक क्लास है, कार जो है एक क्लास आपने बना दी कार। ठीक है, अब कार कई तरह की हो सकती है ना, मतलब कई अलग अलग तरीके हो सकती है। एक जैसे मारुति हो सकती है, एक होंडा हो सकती है ना, और भी बहुत आती होगी यहां पर। ठीक है, मान लो टाटा की कोई कार है। ठीक है, तो अब देखो ठीक है, अब इस कार में मैंने एक फंक्शन बना दिया रन, कार में मैंने एक फंक्शन बना दिया रन। ठीक है, इस कार में मैंने एक फंक्शन बना दिया रन। तो अब होंडा के अंदर मेरे को रन, तीनों क्लासेस के अंदर, ये तीनों बेस क्लासेस है ना, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। तो अब ये रन फंक्शन तीनों के अंदर अलग अलग से बनाने की जरूरत नहीं है ना। मतलब अगर ये फंक्शन सेम ही है ना, अगर मेरे को पता है कि मारुति में भी सेम ही फंक्शन बनना है, होंडा में भी सेम ही फंक्शन बनना है और टाटा के अंदर भी सेम ही फंक्शन बनना है, तीनों के अंदर सेम ही फंक्शन बनना है, तो इस फंक्शन को मेरे को 3 बार दोबारा से क्यों लिखना है। तो मैं क्या करूंगा कि कार एक क्लास बनाऊंगा, उसमें एक रन फंक्शन बना दूंगा, तो तीनों के अंदर, इन 3 क्लास के अंदर मेरे को सेम ही फंक्शन बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका रीयूजेबिलिटी होगी ना आपके कोड की, कि आपने कोई कोड यहां पे बनाया और वो कोड तीनों के लिए, मतलब आप ऐसा समझो कि ये 3 तरह की कार है ना, एक मारुति, एक होंडा है, टाटा है, तीनों में जो रन फंक्शन बनेगा, कार जो है रन होगी, तो मान लो हमने रन से कोई फंक्शन बनाया और रन करने का तीनों का तरीका सेम ही है ना। हो सकता है तीनों में और कोई फीचर अलग अलग हो, है ना, जैसे लुक हो गया, मान लो ये दिखती अलग अलग है ना, तो यहां पर लुक मैं तीनों में बनाऊंगा क्योंकि ये लुक अलग से होगा तीनों के लिए, है ना। यहां तो मेरे को लुक बनाने की जरूरत पड़ेगी कि तीनों के अंदर अलग अलग लुक होगा ना, कि जैसे मान लो कोई फंक्शन बना दिया मैंने लुक, तो तीनों अलग अलग तरीके से दिखेगी, तो तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन बनेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। लेकिन मान लो रन एक फंक्शन है कि तीनों का जो रन करने का तरीका है, कार के चलने का जो तरीका है वो सेम ही है ना, तीनों कारों के रन करने का तरीका सेम ही है। तो क्या करना पड़ेगा कि क्या 3 बार मैं सेम ही कोड लिखूं तीनों क्लासेस में, है ना, क्योंकि सेम ही कोड रहेगा, रन जो है सेम ही है तीनों के लिए, तो तीनों में मैं रन लिखूं। इससे अच्छा यह है कि मैं एक क्लास बनाऊं कार, ठीक है, और उसमें रन लिख दूं और उस कार को इनहेरिट कर लूं। अब देखो इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि अगर कोई एक और कंपनी आती है मेरे पास और वो अपनी कार बनाती है, ठीक है, एक और कंपनी आती है मेरे पास और वो अपनी कार बनाती है, तो रन फंक्शन वहां पर भी यूज में आ जाएगा, मुझे उसमें दोबारा से रन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो अब अगर कोई सी भी कार मेरे पास नहीं आती है और सेम ही रन मेथड अगर वो फॉलो करती है, तो मैं यहां से सीधा उस क्लास को, बेसिकली जो कार है उसको इनहेरिट कर लूंगा यहां पर। ठीक है, तो इस कार को यहां पर इनहेरिट कर लूंगा, तो ये रन मेथड जो है यहां पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, मेरे को रन मेथड जो है बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये होता है बेसिकली कोड का रीयूज करना, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। और जब भी आप कोड का रीयूज करते हो तो ये चीजें तो ऑटोमेटिकली समझ में आ ही रही है कि टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी, एफर्ट भी बचेगा, है ना। तो इस तरह से जो होता है, देखो होता ऐसे ही है ना, कि जैसे आपने क्या करा कि कोई कार एक क्लास बना दी, कार एक आपने क्लास बना दी। अब अलग अलग मॉडल्स हैं कार के, है ना, मारुति के अंदर भी जैसे अलग अलग मॉडल्स हैं ना, मारुति के अंदर भी आप इस तरह से क्या अलग अलग तरह से
क्लासेस बनती चली जाती है ना। तो देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है क्लासों का, अलग अलग तरीके से होते हैं ना। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि जैसे किसी ने बना रखी कोई क्लास किसी पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसने एक व्हीकल एक क्लास बनानी है ना, वेहिकल, ठीक है। अब वेहिकल देखो क्या हो सकते हैं, वेहिकल, ठीक है। यहां पर देखो कि मेरे पास दो तरह से व्हीकल है ना, एक तो मैंने लिख दिया टू व्हीलर, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया यहां पर फोर व्हीलर, ठीक है। ये टू व्हीलर्स हो गए, ये फोर व्हीलर्स हो गए, है ना। अब देखो, अब मान लो कि एक मेरी एक और ये मेरी एक व्हीकल क्लास थी, है ना, ये मेरी एक व्हीकल क्लास थी, और सपोज इसमें कोई मेथड है रन की, चलो रन सब सारे हैं सेम ही तरह से सब रन करते हैं ना, तो ये एक मैंने मेथड बना दिया रन, तो रन क्या हो जाएगा, यहां पर भी अवेलेबल हो जाएगा, यहां पर भी, अगर मैं केवल इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करूंगा तो। और फोर व्हीलर के अंदर भी मैंने जो है अलग बना लिया ना, यहां पर मैंने बना दिया आपका मारुति, ठीक है, यहां पर आपने बना दिया आपका होंडा, ठीक है। तो ये जो रन मेथड है फिर वो यहां पर भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रन मेथड मैंने बनाया था व्हीकल के अंदर, यहां मैंने एक केवल रन मेथड बनाया, वो रन मेथड यहां पर भी आ रहा है, वो रन मेथड यहां पर भी आ रहा है। टू व्हीलर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, टू व्हीलर्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना, एक टीवीएस का हो गया, एक होंडा का हो गया, है ना, ये टीवीएस का हो गया या होंडा का हो गया। तो ये जो रन मेथड है वो यहां पर भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरह से होता है इनहेरिटेंस आपका। तो आपने एक क्लास बनाई व्हीकल, एक क्लास बनाई है ना, व्हीकल क्या हो सकता है, टू व्हीलर भी एक व्हीकल हो सकता है, फोर व्हीलर भी एक व्हीकल है ना। तो व्हीकल एक क्लास बनाई, उसमें आपने एक रन मेथड बना दिया। अब ये रन मेथड हमने इस तरह से बनाया कि सभी जो टाइप्स के व्हीकल है उसके लिए सेम है, मान लो ऐसा है ना, कि जितने भी तरह के व्हीकल्स है रन मेथड जो है सबके लिए सेम है। तो ये रन मेथड यहां पर भी आ जाएगा, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में भी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये चाइल्ड क्लासेस हैं और ये व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रही है ना। और टू व्हीलर जो है फिर एक क्या हो जाएगी आपकी, एक पेरेंट क्लास हो जाएगी इस क्लास के लिए। तो फिर इससे मैंने दोबारा से चाइल्ड बना दिया ना, तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, और फिर ये चाइल्ड के भी चाइल्ड हो गए, है ना। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और फिर ये चाइल्ड के भी चाइल्ड हो गए। तो ये टीवीएस हो गया आपका, ये होंडा हो गया, तो ये रन मेथड जो है फिर इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अपना खुद से अलग मेथड भी हो सकता है ना, जैसे कि व्हील्स हो गए, ठीक है। तो व्हील्स जो है यहां पर जो बनाया, सपोज मैंने एक मेथड बनाया व्हील्स, ठीक है, यहां पर एक अलग से मेथड बना दिया व्हील्स। अब ये व्हील्स दोनों के लिए अलग अलग होगा, इसमें क्या होगा, व्हील्स दो ही व्हील्स हैं तो इसका व्हील मेथड सपोज अलग है, ये फोर व्हीलर है इसका व्हील्स मेथड अलग है, तो ये व्हील मेथड इन सब में चला जाएगा और ये व्हील्स वाला इन सब में चला जाएगा। तो ये इस तरह से देखो यहां पर भी मैंने बना लिया, है ना। तो बेसिकली एक्चुअली वर्क ऐसे ही होता है, इसी तरह से क्लासेस डिजाइन होती है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो ना बड़ा सारा, या बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में काम होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं सॉफ्टवेयर के, तो बेसिकली क्लासेज इसी तरह से डिजाइन होती है। अब डिपेंड करता है कि वहां क्या सिनेरियो है। हमने व्हीकल का थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करी, जैसे कोई अमेजॉन है तो उसमें क्या बनेगा, कस्टमर बनेगा, फिर कस्टमर्स के टाइप्स आ जाएंगे, किस किस तरह के कस्टमर है, एक जो है आपका प्राइम कस्टमर आ जाएगा, एक आपका नॉर्मल कस्टमर आ जाएगा। तो कस्टमर एक क्लास बन जाएगी, या नॉर्मल कस्टमर है या प्राइम कस्टमर है ना। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद जो है और तरह से आप बना सकते हो, उसकी भी चाइल्ड क्लासेस बना सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ जो आपने बनाया वो यहाँ पर आ गया, यहाँ जो आपने बनाया वो यहाँ पर आ गया, और बार बार किसी चीज को बनाने की जरूरत नहीं है ना, कि जैसे रन मेथड है सबके लिए सेम है तो वो यहाँ पर बना दिया, व्हील्स मेथड इनके लिए सेम है तो यहाँ पर बना दिया, इनके लिए अलग है तो इनके लिए यहाँ पर बना दिया। और सबका अगर कोई अलग अलग मेथड है, लुक है जैसे, तो लुक सबका अलग अलग अपना अपना बना लिया। तो देखो यहाँ पर करा हमने सेम ही मेथड को कई बार यूज करा है, जो मेथड बेसिकली सेम हो सकता है सबके लिए तो उसको हमने एक ही जगह बनाया, ठीक है। इसे कहते हैं, अब कोई नई अगर क्लास आती है, सपोज फोर व्हीलर के बाद अगर कोई एक नई क्लास आती है हमारे पास, फाइव व्हीलर या सिक्स व्हीलर करके, मान लो कोई ट्रक आ गया हमारे पास इस तरह से ना, जिसमें बहुत सारे व्हीकल हैं, तो ट्रक एक और क्लास बना दी जिसका भी रन मेथड हमने माना कि सेम ही है, तो हमको दोबारा से रन मेथड बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। फिर इस ट्रक के भी अलग अलग टाइप्स हम बना सकते हैं।
तो इस तरह से बेसिकली इनका ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। या फिर जनरली कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हो बड़े बड़े, है ना, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स में जरूरत नहीं पड़ती है क्लासेस बनाने की, इनहेरिटेंस की, इसकी। लेकिन जब भी बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसमें ज्यादा कोडिंग्स वगैरह का यूज करना होता है, तो इसी तरह से हम क्लासेस डिजाइन करते हैं हमेशा, है ना, इसी तरह से क्लासेस डिजाइन करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ये तो केवल बेसिक चीज है ना। तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो होती है आपकी पेरेंट क्लास होती है ना, ये आपकी पेरेंट क्लास है, और ये क्या है आपकी चाइल्ड क्लास है ना। अब ये वाली पेरेंट हो जाएगी, इसके लिए ये पेरेंट हो जाएगी, इसके लिए ये चाइल्ड हो जाएगी, है ना, इसके लिए ये वाली पेरेंट हो जाएगी, है ना। भाई ये वाली आपकी पेरेंट क्लास है, तो ये वाली आपकी चाइल्ड क्लास है, और इसके लिए ये वाली चाइल्ड हो जाएगी और ये खुद पेरेंट हो जाएगा। इस तरह से क्या चलता है, पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, फिर पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से चलता है ना। तो यही है, देखो एक बार फोटो वोटो खींच लो, ठीक है। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इतना सब कुछ बुक में दे नहीं रखा है ना, लेकिन ये थोड़ा समझने के लिए कि कैसे एक्चुअली वर्क होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एक्चुअली इनहेरिटेंस होता क्या है, कहाँ इसका एक्चुअल यूज में होता है, ठीक है। ये सब बुक वगैरह में दे नहीं रखा है, लेकिन फिर ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फोटो खींच लो फटाफट, फिर लिख लेना बाद में। तो देखो अमेजोन का थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं एक बार कस्टमर्स का, ठीक है। मान लो जैसे अमेजोन वेबसाइट है, ठीक है, आपने सबने यूज करा होगा उसको, नहीं यूज करा होगा तो पता तो सबको ही होगा, है ना। तो देखो मान लो अमेजोन में मैं काम वाम करता हूँ और अमेजोन में कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, कस्टमर्स नाम से कुछ उन्होंने क्लासेस बनानी है, ठीक है। तो क्या बनाया अपन ने, कस्टमर एक क्लास बना ली इस तरह से, है ना। कस्टमर जो है एक क्लास मैंने बना ली, ठीक है। अब देखो कस्टमर्स में क्या क्या हो सकता है कि कस्टमर में एक तो होगा डिलीवरी, है ना, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो यहां मैंने कर दिया डी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो इसको यहां नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो कस्टमर है, हर सभी कस्टमर को परचेज करने का होता है, राइट। मान लो परचेज करके हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, परचेज सभी को करना है, ठीक है। तो कस्टमर बना दिया, हर कस्टमर परचेज कर सकता है, ठीक है। फिर हमने यहां पर दो टाइप के कस्टमर्स बना दिए, ठीक है, दो टाइप के कस्टमर बना दिए। एक कस्टमर आ गया आपका नॉर्मल, और एक आपके होते हैं प्राइम कस्टमर्स। प्राइम कस्टमर्स आपको पता है अमेजोन पे क्या होता है कि अगर एक ऐसे कस्टमर्स जो अगर 500-600 रुपए उनको फीस देते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि वो कुछ भी परचेज करें डिलीवरी फ्री होती है, ठीक है। प्राइम कस्टमर्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल कस्टमर्स होते हैं, जैसे मैं भी प्राइम कस्टमर बन सकता हूँ, ठीक है। एक तो नॉर्मल कस्टमर होता है, एक प्राइम कस्टमर होता है। प्राइम कस्टमर क्या होता है कि अगर मैं अमेजोन को कुछ पैसे पे कर दूं, है ना, कुछ फीस, जैसे कि मैंने मंथली फीस पे कर दी या फिर कोई ईयरली मैंने उनको पे कर दी फीस 500-600 रुपए, तो क्या होगा कि अब साल भर तक मैं कुछ भी परचेज करूंगा तो वो फ्री में मुझे आ जाएगा, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मेरे पास डिलीवर होगा, ठीक है। तो ये प्राइम कस्टमर्स को थोड़ी सर्विस मिलती है कि अगर आप 100 रुपए का सामान भी खरीदोगे तो भी आपको फ्री में डिलीवरी मिल जाएगी और जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल कस्टमर्स में क्या होता है कि आपको 500-600 रुपए कम से कम परचेज करना होता है, तभी आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। अगर आपने 500-600 से कम का परचेज किया तो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो मान लो डिलीवरी करके एक मेरे पास मेथड है डिलीवरी चार्जेस, तो डिलीवरी चार्जेस दोनों का अलग अलग होगा, डी चार्जेस कर देते हैं उसको, है ना। तो डिलीवरी चार्जेस दोनों का अलग अलग होगा ना, क्योंकि प्राइम कस्टमर्स में डिलीवरी चार्जेस जो है वो फ्री होगा, और जो नॉर्मल कस्टमर्स में वो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि वो कितने का परचेज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो परचेज मेथड है बेसिकली वो दोनों के अंदर कॉपी हो जाएगा यूं की यूं, है ना, क्योंकि ये ही मेथड जो है यहाँ पर आ जाएगा दोनों के अंदर।
क्योंकि ये दोनों के लिए हम मानते हैं सेम है। मान लो ऐसा उन्होंने डिजाइन कर रखा है, तो ये इस तरह से परचेज दोनों का सेम है, तो वो यहाँ पर लिख दिया, और दोनों का डी चार्जेस अलग अलग है तो होगा। अब नॉर्मल और प्राइम के अंदर भी आप जो है कंट्री वाइज लगा सकते हो ना, किस कंट्री में क्या कस्टमर्स को अलग अलग दे रखा है, तो इस तरह से बहुत लंबा अलग से बहुत डिजाइन हो सकती है उनकी क्लासेज वगैरह की, ठीक है। तो ये सिनेरियो है बेसिकली कहाँ पर जो है इनहेरिटेंस यूज होता है और एक्चुअल यूज क्या होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी क्लास होती है, पेरेंट क्लास, है ना, पेरेंट क्लास है, और क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है ना, इस तरह से, है ना, और एरो बना दो ऐसे। तो पेरेंट क्लास को ही हम बेस क्लास भी बोलते हैं, है ना, और चाइल्ड क्लास को ही हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, सुपर क्लास और सब क्लास। ठीक है, ये अलग अलग नाम है उसके, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने कई बार बेस क्लास बोला है, ठीक है, वो इसीलिए बोला क्योंकि पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास को सुपर क्लास, है ना, अलग अलग नाम है इसके। चाइल्ड को आप डिराइव्ड भी बोल दो, डिराइव्ड को सब भी बोल दो, बेसिकली आपस में यूज होते हैं। अगर पेरेंट यूज करते हो तो चाइल्ड यूज करो, बेस यूज करते हो तो डिराइव्ड यूज करो, सुपर क्लास यूज करते हो तो चाइल्ड के लिए सब क्लास यूज करो, ठीक है। तो इस तरह से आपस में पेयरिंग होती है, पेरेंट को चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, बेस डिराइव्ड और सुपर और सब। अब देखो विजिबिलिटी मोड्स वगैरह सब हम देख ही चुके हैं, विजिबिलिटी मोड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर कोई मेंबर प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, प्राइवेट आपको पता है प्राइवेट क्या होता है ना, अगर किसी क्लास का कोई प्राइवेट मेंबर है तो वो कहीं से भी एक्सेस, किसी भी बाहर की क्लास से या किसी भी दूसरे स्कोप से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये देखा था कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर कोई प्राइवेट मेंबर है तो उसको आप चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली जो पेरेंट क्लास में प्राइवेट मेंबर होगा वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हमने ये पहले भी देखा था कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उसको आप मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मेन फंक्शन भी क्या है, वो क्लास के बाहर की चीज आ गई है ना। तो कहीं पर भी बेसिकली प्राइवेट मेंबर्स को अगर कोई एक्सेस कर सकता है तो वो खुद ही क्लास कर सकती है, उसके खुद के ही मेंबर्स कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो तीन चीजें हैं बेसिकली हमारे पास, तीन चीजें हैं देखो, एक तो क्लास खुद है ना, एक तो क्लास खुद है, और फिर जो है आपकी एक होती है चाइल्ड क्लास, है ना, और एक जो होता है आपका जैसे, और दूसरा जैसे मेन फंक्शन आ गया या और कोई दूसरे फंक्शंस आ गए, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो देखो अगर यहां कोई प्राइवेट है तो वो ना तो यहां पर एक्सेस होगा और ना वो यहां पर एक्सेस होगा, ये आपको पता है ना। प्राइवेट मेंबर को ना तो यहां एक्सेस कर सकते हो ना तो कोई चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये पेरेंट बोल दो इसको, पेरेंट क्लास, ना आप मेन फंक्शन से, क्योंकि उसके बाहर की चीज आ गई है ना, ये उसका प्राइवेट मैटर है उस क्लास का, वो किसी भी बाहर को अलाउ नहीं करता कि मेरे प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस करो किसी भी तरीके से, है ना, चाहे चाइल्ड क्लास बनाकर करो, चाहे फिर मेन फंक्शन में या किसी दूसरे फंक्शन में कॉल करो, है ना। प्राइवेट मेंबर्स को कौन एक्सेस कर सकता है, उसी क्लास के ही दूसरे मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं ना, ये हमने देखा ही था। अदरवाइज उनका मतलब ही क्या हुआ, अगर उसी क्लास के दूसरे मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर वो प्राइवेट का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा, फिर आप उसको किसी भी तरह से यूज नहीं कर पाओगे, तो वो यूजलेस हो गए, ठीक। तो ये केवल प्राइवेट मेंबर्स उसी ही क्लास के दूसरे जो मेंबर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। जैसे कि इसका कोई पब्लिक मेंबर है प्रोटेक्टेड, है ना, तो अगर इसका जो पब्लिक मेंबर है वो प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है, हम क्या करेंगे कि चाइल्ड क्लास है या फिर पेरेंट क्लास है वो आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हो,
और पब्लिक जो है प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास या फिर मेन क्लास है वो पब्लिक को एक्सेस कर सकती है और पब्लिक जो है वो प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली प्राइवेट एरिया को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन और कर कैसे सकते हैं, पब्लिक के थ्रू कर सकते हैं ना उसको, हम पब्लिक को, मेन क्लास से हम पब्लिक को। ठीक है, और चाइल्ड क्लास जो है वो प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है। चाइल्ड जो है, थोड़ा ठीक से बना देता हूं, देखो चाइल्ड क्लास जो है वो प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकती है और वो पब्लिक को भी एक्सेस कर सकती है, लेकिन वो इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, और मेन क्लास है वो केवल पब्लिक को ही एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हटा दो, ये वाला तो इस तरह से है ना, और इसके खुद के तो इसको एक्सेस कर ही सकते हैं, है ना, इसके खुद के तो इसको एक्सेस कर ही सकते हैं। तो ये देखो, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर पेरेंट क्लास में, अगर किसी भी क्लास में कोई प्राइवेट मेंबर है तो उसको उसी ही क्लास का प्राइवेट भी एक्सेस कर सकता है, उसी ही क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर भी एक्सेस कर सकता है और उसी ही क्लास का पब्लिक मेंबर भी एक्सेस कर सकता है। ठीक, ये तो अलाउड होगा क्योंकि वो उसी क्लास के बाहर है। लेकिन चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती है। अगर प्राइवेट को एक्सेस करना है तो या तो प्रोटेक्टेड के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा या फिर पब्लिक के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर मेन में से हम एक्सेस कर रहे हैं या किसी दूसरे फंक्शन में से एक्सेस कर रहे हैं तो वो पब्लिक को ही एक्सेस कर सकता है और पब्लिक जो है वो प्रोटेक्टेड को भी कर सकती है और पब्लिक जो है प्राइवेट को भी कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है मेन फंक्शन से आप प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोटेक्टेड बनाया गया है, अदरवाइज प्रोटेक्टेड का कोई यूज ही नहीं होगा, है ना भाई। पब्लिक से प्रोटेक्टेड को डिफरेंशिएट करना होगा तभी तो प्रोटेक्टेड बनाया है, नहीं तो प्रोटेक्टेड बनाते क्यों, है ना। प्रोटेक्टेड इसीलिए बनाया है कि चाइल्ड क्लास के लिए बनाया है कि चाइल्ड क्लास जो है प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है, मेन क्लास जो है, मेन फंक्शन है, वो प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्योंकि वो इसका बच्चा ही है खुद का, है ना, चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, वो इसका अपना बच्चा ही है ना। अब जैसे मेरा बच्चा है तो वो मेरी कुछ चीजें तो एक्सेस कर सकता है ना जो बाहर का नहीं कर सकता। ठीक है, और बाहर का कुछ चीजों में एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, मैंने जैसे बाहर चेयर टेबल रखी हुई अपने घर के बाहर, तो कोई भी पब्लिक आकर उस पर बैठ सकती है। ठीक है, वो मैंने इसीलिए लगा रखी है कि बाहर से कोई भी आ रहा है तो मेरे पब्लिक एरिया में, मतलब कि बाहर मैंने अपने घर के बाहर टेबल चेयर्स वगैरह लगा रखी है तो कोई वहां पर आकर बैठ सकता है। ठीक है, और फिर कुछ एक ऐसा भी एरिया बना रखा है जैसे कि मेरे रूम्स वगैरह उधर है तो वहां तक मेरा चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, वो पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती है ना, वो मेरा चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। और फिर बाद में मेरा कुछ जैसे प्राइवेट है, जैसे मेरा बच्चा छोटा है ना, तो मैंने क्या बना रखा है, अपना लॉकर्स वगैरह बना रखे हैं, कहीं पे पैसे वगैरह मैंने रखे हुए हैं तो वो केवल मैं ही एक्सेस कर सकता हूं, है ना। तो वो केवल मैं ही एक्सेस कर सकता हूं, वो मैंने अपने बच्चे को भी एक्सेस नहीं दे रखा। ठीक है, तो वो लॉकर वाला मेरा प्राइवेट एरिया हो गया। ठीक है, मेरे अंदर के रूम्स वगैरह वो मेरा प्रोटेक्टेड हो गया, तो वो मेरा बच्चा एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। और फिर एक पब्लिक एरिया, चेयर्स वगैरह मैंने बाहर लगा रखी है, वो पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है ना। तो इस तरह से देखो ये सारा होता है ना। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट एक्सेस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो चाइल्ड क्लास के थ्रू प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस करो या फिर मेन क्लास के थ्रू पब्लिक के थ्रू एक्सेस करो ना। तो डायरेक्टली इस तरह से हो सकता है, इसके प्राइवेट को आप प्रोटेक्टेड और पब्लिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक को प्रोटेक्टेड के थ्रू, आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना। ये तीनों आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड को कर सकता है, प्रोटेक्टेड पब्लिक को, आपस में ये तीनों एक्सेस कर सकते हैं ना। हाँ, बाहर से मैं प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं प्रोटेक्टेड को और पब्लिक को कर सकता हूं, और ये दोनों जो है प्राइवेट को कर सकते हैं एक्सेस। और मेन फंक्शन है या और कोई फंक्शन है, इसका चाइल्ड नहीं है बेसिकली, तो उसके थ्रू केवल मैं पब्लिक को कर सकता हूं और वो पब्लिक जो है इनको आपस में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए है ना, इस डायग्राम को नोट कर लो। और नहीं अभी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खुद से रटनी पड़े, मतलब रटनी क्या पड़ेगी, मतलब एक दो बार आपको खुद से सोचना पड़ेगा ना उन सब पे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं केवल बोलता चला जाऊं और आपको सब कुछ याद हो जाए, है ना। याद कब होगा, जब आप खुद से सोचोगे, जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको सोचोगे, तब जाकर आपको याद होगा। ठीक है, तो घर जाकर सोचना, इसको अभी नोट डाउन कर लो, सोचना, दोबारा से वीडियो देखना, ये सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाने चाहिए आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से।
ठीक है। तो ये क्रॉस तो हटा दो, क्रॉस का अब कोई मतलब नहीं है, अब एरो बना लिए तो, अब एरो जब बना लिए तो क्रॉस का कोई मतलब नहीं है। मतलब चाइल्ड क्लास प्रोटेक्ट और पब्लिक को एक्सेस कर सकती है, और अगर चाइल्ड के बाहर की बात करें या किसी फंक्शन से बात करें या किसी दूसरी क्लास से जो इसकी चाइल्ड नहीं है ना, देखो यहां है आउटसाइड की बात, जरूरी नहीं है कि मेन ही फंक्शन हो, कोई सा भी दूसरा फंक्शन हो या कोई सी भी दूसरी क्लास हो जो कि इसकी चाइल्ड नहीं है ना, जो कि इसकी चाइल्ड नहीं है। मतलब या तो कोई भी फंक्शन हो या कोई भी क्लास हो, है ना, या तो कोई भी क्लास हो, कोई भी फंक्शन हो जो कि इसकी चाइल्ड क्लास नहीं, वो केवल इसके पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकती है। चाइल्ड क्लास है अगर इसकी, तो वो पब्लिक को भी कर सकती है, प्रोटेक्टेड को भी कर सकती है, और वो खुद के अंदर तो आपस में एक दूसरे को कर ही सकते हैं एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं एग्जांपल से बता देता हूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, 2-3 मिनट बचे, चलो स्क्रीन शेयर करके एक एग्जांपल बता देता हूं, है ना, इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, देखो ये मैंने एक पेरेंट क्लास, फटाफट से देखना ना, ये मैंने एक पेरेंट क्लास बना रखी है जिसमें एक प्राइवेट मेंबर है P1, उसकी वैल्यू है 1, प्रोटेक्टेड मेंबर है P2, उसकी वैल्यू है 2, और पब्लिक मेंबर है P3, उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये ही बेसिकली ये जो एग्जांपल है ना, आप अपने खुद से बना लेना। ठीक है, अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, इस एग्जांपल को खुद से बनाना और अलग अलग पॉसिबिलिटीज खुद से ट्राई करना। ठीक है, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन करना खुद से, आपको खुद से ही पड़ेगा, है ना। खुद से जब करोगे तभी चीजें याद होगी, मैं केवल थोड़ा आपको समझा सकता हूं, लेकिन याद आपको तभी होगी तब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो इसी एग्जांपल को ले लेना और अलग अलग सिनेरियो जो है इसमें ट्राई करना। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है और फिर मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है। ठीक है, और चाइल्ड क्लास को मैंने बेसिकली आपका इनहेरिट किया है पेरेंट को पब्लिक विजिबिलिटी मोड से, है ना। तो क्या होगा कि पब्लिक से एक्सेस किया है ना, तो देखो प्राइवेट तो इसका होगा नहीं, प्रोटेक्टेड जो है प्रोटेक्टेड ही रहेगा, पब्लिक जो है पब्लिक ही रहेगा। और फिर इस खुद क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट लिया है एक वेरिएबल C4 जिसकी वैल्यू है 4, प्रोटेक्टेड लिया है C5 जिसकी वैल्यू है 5, और पब्लिक लिया है एक वेरिएबल C6 जिसकी वैल्यू है 6। अभी कमेंट में क्या लिखा हुआ है उसको मत देखो, है ना, बस इतना ही है। फिर मेन फंक्शन के अंदर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड C, और फिर C.P3 करा, है ना। अब देखो C मैंने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास में P3 मेंबर है ही नहीं, P3 मेंबर है आपके पब्लिक के अंदर, है ना। P3 है आपके पेरेंट के अंदर। देखो पेरेंट में लिखा हुआ है मैंने P3, चाइल्ड में तो मैंने P3 लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं C.P3 करूंगा तो आंसर मेरा 3 आ जाएगा। यही इनहेरिटेंस होता है ना, क्योंकि मैंने क्या करा है, बेसिकली इनहेरिट करा है उसको, है ना, पब्लिक रिपेरेंट करके इनहेरिट करा है मैंने उसको। इसका मतलब है कि जो P3 जो है पेरेंट से चाइल्ड में आ चुका है अब, है ना। कल यही बता रहे थे अपन कि जो P3 है वो पेरेंट से चाइल्ड में आ चुका है। तो अब मैं अगर P3 करूंगा Cout C.P3 तो आंसर जो है 3 आएगा, है ना। देखो रन करा करके देखते हैं, है ना। देखो आंसर आ चुका है आपका 3। ठीक है, इधर लिखा हुआ है 3। अब वैसे देखो आप ये देखोगे कि चाइल्ड क्लास के अंदर P3 है ही नहीं, और फिर भी मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं चाइल्ड C और C.P3 कर रहा हूं, तो मेरा जो है पेरेंट का मेंबर प्रिंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही इनहेरिटेंस होता है ना। तो मैंने बेसिकली पेरेंट क्लास के मेंबर को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर लिया इनहेरिटेंस का यूज करके। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं P2 प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, या फिर आप ये मान लो कि मैंने, चलो P2 प्रिंट करने की कोशिश करो या फिर C5 करो, दोनों ही प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं ना। तो अब देखो क्या होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर को आप मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते। फटाफट से देखना, टाइम कहीं हमारा ओवर ना हो जाए, है ना। चाहे बार बार सुन लेना, मैं थोड़ा फटाफट जाऊंगा क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो सकता है। ठीक है, तो देखो पेरेंट के अंदर जो है प्रोटेक्टेड है P2 और चाइल्ड के अंदर प्रोटेक्टेड है C5, तो हमारे पास चाइल्ड के अंदर प्रोटेक्टेड भी आ जाएगा P2, ओवर ही हो गया।